ફોન બી જોવાતું નથી ને શૂટિંગ ઉતાર શૂટિંગ ઉતારી તો મારી બુરાનને લઈ લે બુરાનને બુરાનને લઈ લે બુરાનને ક્યાં રેસ્ક્યુ ટીમ ઓજે બા आपने वीडियो देखी होगी। एक दर्दनाक हादसा हुआ है गुजरात के मोरबी में। मोरबी में एक हैंगिंग पुल था तो काफ़ी पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना, अंग्रेज़ों के काल का वो हैंगिंग पुल था, लेकिन हाल ही में उसकी मरम्मत की गई थी एक कंपनी द्वारा। वो कंपनी जो अजंता घड़ी बनाती है, यानी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी से पुल का पुनर्निर्माण करवाया गया था। और ओपनिंग के कुछ ही दिन बाद, यानी कि इस छठ के पर्व के दौरान जो है वो पुल अचानक से भरभरा के टूट गया और लगभग 150 से अधिक लोगों की मृत्यु का समाचार है और बहुत सारे लापता भी हैं अभी तक जो समाचार मिले हैं। तो सर्वप्रथम तो सारे मृतकों को श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें। जो लोग घायल हैं ईश्वर उन्हें स्वस्थ करें, जो लापता है ईश्वर करें कि वो जीवित मिलें उनके परिवारजन को। लेकिन विषय ये है कि आखिर इस तरह के हादसे भारत में ही क्यों होते हैं। ये कोई कल की घटना, कोई अपवाद नहीं थी। इस तरह की घटनाएं प्राय भारत में सुनने के मिलते हैं कि निर्माणाधीन पुल गिरा, कुछ ही वर्ष पहले बना मकान गिर गया, और ख़ासकर ये सारी घटनाएं सरकारी उपक्रमों में ही होती हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में आप कभी नहीं पाएंगे ऐसा, रेयरली सुनने को मिलता होगा आपको। तो आखिर वजह क्या? तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी जिसे कंस्ट्रक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उसे कंस्ट्रक्शन का ठेका कैसे मिल गया। आरोप लगाने वाले यह भी लगा रहे हैं कि उस कंस्ट्रक्शन के ठेके का अधिकांश पैसा जो है पार्टी फंड में चंदे के रूप में आया है। जो भी सरकार है वहाँ की, भाजपा सरकार है गुजरात में संभवतः। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो बेतरतीब विकास भारत में चल रहा है, ये सिर्फ पुलों और भवनों में ही नहीं है। आप चारों तरफ देखिए, बेतरतीब विकास की भेंट चढ़ा हुआ भारत। जनता से लिया गया टैक्स का पैसा किस तरह से जो अधिकारियों नेताओं द्वारा लूटा जा रहा है, कंपनियों द्वारा लूटा जा रहा है, ठेकेदारों द्वारा लूटा जा रहा है। ये मतलब चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि हम विरोध नहीं करते हैं। हमारे पैसे का इस तरह से लूट मची हुई है, हम विरोध करने से एकदम से भाग रहे हैं दूर। नालों पे नाले बन रहे हैं, सड़कों पे सड़कें बन रही हैं। आज जो सड़क बनती है 6 महीने बाद आप देखेंगे कि उसको तोड़ के उसके किनारे नाला बनाया जा रहा है। फिर आप देखेंगे उस सड़क का फिर से चौड़ीकरण हो रहा है और फिर से एक नाली बनाई जा रही है, और वो नाली 6 महीने में टूट जा रही है, जाम हो जा रही है। माने विकास के नाम पे एक लूट का कार्यक्रम इस देश में लगातार चल रहा है। मैं ये आरोप इस तत्कालीन सरकार पे नहीं लगा रहा हूँ, ये सदैव से चल रहा है। जब से मैंने होश संभाला है, पहले तो गनीमत थी, धीरे धीरे क्रमशः ये जो है लूट बढ़ती गई है। मेरे गांव में एक पुलिया बनी है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे गांव में एक पोखरी थी, तो पहले बारिश में पानी भर जाता था, उस पर एक पुलिया बनी है, और वो संभवतः 1980-85 के आसपास की बनी होगी। मुझे ज़रा सा होश है उसका, उस पुलिया का निर्माण हुआ था। और मुझे ठेकेदार का नाम भी याद है। रेलवे स्टेशन पर रहने वाले एक बाबू बनारसी सिंह हुआ करते थे, वो उसके ठेकेदार थे।
और उस पुलिया में जो ईंट लगी है, जो उसका निर्माण है 80-90 के दशक में जो निर्माण है, वो इतना सॉलिड, इतना मजबूत है कि आज तक उस ईंट में एक खरोच तक नहीं दिखती है मुझे। उस पुलिया के एक ईंट को निकाल पाना कठिन है आज भी। ऐसा और भी एग्जाम्पल है। आजमगढ़ में वो जो क्या बोलते हैं, वो जो पुल है बवाली मोड़ का, आपने देखा होगा कि बवाली मोड़ का पुल इतना मजबूत था, फिर भी विकास के नाम पर पैसा लूट के लिए उस पुल को फिर से जो है निर्मित करने का बजट पास किया गया और तोड़ नहीं पाए ये लोग उस पुल को। ऊपरी हिस्से को तो तोड़ दिया, लेकिन उसके जो पवे थे उसको आजमगढ़ के PWD ने अपना सारा ट्रिक लगा दिया, लेकिन तोड़ नहीं पाया। अंततः विवश होकर उसी पर उनको स्लैब डालना पड़ा। तो वो मजबूती, वो ईमानदारी ठेकेदारों की, कर्मचारियों, अधिकारियों की, वो सतत क्षरण होता गया उसका। और आज स्थिति ये हो गई है कि उद्घाटन के 3 दिन बाद पुल गिर जा रहे हैं, उस पर सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं और पूरा देश खामोश है। मीडिया को देखिए आप, मीडिया पे अगर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है तो क्या गलत है इसमें? पूरे ये मतलब 150 लोग जहां मारे जाएं जिस दुर्घटना में, और सैकड़ों लोग लापता हों, वो समाचार एक दिन चला, दूसरे दिन उस समाचार को विलुप्त कर दिया गया, दूसरा मुद्दा उठा दिया गया। अब इसे क्या कहेंगे? अब आज जो है वहाँ मुद्दा चल रहा है कि आपने इतना पैसा लिया, आम आदमी पार्टी ने ये किया, वो किया। ये पूरा अगर आप खेल देखें, अगर आप इसके पीछे का नेक्सस समझें, इस पूरे पीछे चल क्या रहा है, तो आप साफ साफ देखेंगे कि ये पूरी की पूरी एक रणनीति है। मीडिया पूरी की पूरी सरकार के अधीन है। वो कोई ऐसा कृत्य नहीं दिखाना चाहती है जिससे सरकार डिफेम हो। ये कतई उचित नहीं है लोकतंत्र में। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो मीडिया है वो किसी भी तरह से औद्योगिक घरानों के पास नहीं होने चाहिए। इसके लाइसेंसिंग के लिए नियम होनी चाहिए। ये सार्वजनिक क्षेत्र में ही होना चाहिए, इसमें सैकड़ों ओनर हों, हज़ारों ओनर हों। कुछ इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि कम से कम 100 समाज से जुड़े लोग, NGO से जुड़े लोग ही उसको ओन कर सके, किसी मीडिया घराने को, न कि अडानी और अंबानी। इतना बड़ा हादसा आज आप टीवी पे देखिए तो सिर्फ वो आम आदमी पार्टी के वो जैन साहब, वो जेल में 50 करोड़ लिए, 10 करोड़ लिए, ये किए, वो किए, घोटाला किए, चंदा लिए, यही सब चल रहा है। वो पूरी घटना जो है वो पर्दे के पीछे चली गई। इस तरह के कितने खेल आपने देखे होंगे। आप शाहरुख खान के लड़के का केस देखिए, कुछ ग्राम हीरोइन के लिए इतना ड्रामा मचाया गया इस मीडिया द्वारा, इतना ड्रामा मचाया गया, और वहीं 2000 किलो या मुझे लगता है 20,000 किलो, मैं भूल रहा हूँ, अडानी पोर्ट पे हेरोइन पकड़ी गई और उसका कोई समाचार नहीं। आज आप किसी को पता भी नहीं होगा कि उस पूरे मामले में क्या किया गया। 2 ग्राम की पुड़िया प्लस 20,000 किलो हेरोइन। अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आपके देश में चल क्या रहा है। मीडिया आपको वही दिखाना चाहती है जो दिखाना चाहती है, जो सरकार चाहती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो भ्रष्टाचार है, ये इसका जो मूल जड़ है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये पुल कोई इकलौता पुल नहीं गिरा। ये कांग्रेस के राज में भी पुल गिरे हैं, दिल्ली में भी पुल गिरे हैं। हमेशा से इस तरह के पुल और मकान और सड़कें प्राय ऐसे आरोप आते हैं कि रात को सड़क बनी और सुबह जब ट्रक एक गया तो उखाड़ता चला गया पूरी सड़क को। और बजट का आप पता करेंगे तो 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। मतलब इस कदर विकास के नाम पे लूटा जा रहा है इस देश को, इस कदर विकास के नाम पे लूटा जा रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं है। और शर्मनाक विषय ये है कि हम सब खामोश बैठे तमाशा देख रहे हैं, और चंद कुछ परसेंट, जिसमें आपके अधिकारी हुए, आपके कर्मचारी हुए, आपके ठेकेदार हुए, आपके राजनेता हुए, ये इन्हीं सब की हिस्सेदारी है, और ये सब लूट के खा रहे हैं। आम जनता तमाशा देख रही है। तो मेरा विषय वस्तु ये है कि आखिर ये भ्रष्टाचार इस देश में रुक क्यों नहीं रहा है। तमाम संगठन बने हुए हैं,
तमाम वो एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब भारत में एक कहावत है कि यहाँ जो है घूस लेने के आरोप में पकड़ा गया कर्मचारी या अधिकारी घूस देकर जो है अपराध मुक्त हो जाता है। यह इस देश की ही विडम्बना है। मैंने आजमगढ़ में ये एक्सपीरियंस किया है। मेरे होश में पिछले 5-6 सालों में कई सारे कर्मचारी पकड़े गए हैं, रंगे हाथ घूस लेते पकड़े गए हैं। वो साहस करके कुछ लोगों ने पकड़वाया उनको, लेकिन आज वो सारे फिर से जो है अपनी अपनी नौकरियों में बहाल हैं। कैसे? कभी सोचा आपने कैसे? घूस लेकर पकड़ा गया कर्मचारी घूस देकर फिर से जो है बरी दोष मुक्त, ये इस देश में हो रहा है। तो आज मैं कहना ये चाहता हूँ, वीडियो लंबी होती जाती है, बहुत ज़रा बात करता हूँ, तो जो भारत में भ्रष्टाचार है, हम प्रायः उसकी ट्रिमिंग करते हैं। सिर्फ अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी ईमानदार है, प्रायः अपवाद स्वरूप ऐसे कर्मचारी अधिकारी आते हैं। मोदी जी भी दावा करते हैं कि वो भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं। योगी जी भी ऐसा दावा करते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस। केजरीवाल भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ईमानदारी का बहुत बड़ा ठप्पा लेकर आए हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी है वो भी करप्शन को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। लेकिन उन पे भी अब लगातार आरोप लग रहे हैं कि पंजाब से फंडिंग जा रही है गुजरात में चुनाव के लिए। तो ये जो करप्शन की जड़ है, हमें उसको दूर करना होगा। वो करप्शन की जड़ है कि जो राजनीतिक पार्टियों का चंदा है। फिर से मैं बार बार ये आरोप लगाता हूँ कि इस देश में भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो उसकी टहनियों को, उसकी पत्तियों को काटने से, ट्रिमिंग करने से ये भ्रष्टाचार कभी नहीं मिटेगा। नीचे से ऊपर की तरफ भ्रष्टाचार मिट ही नहीं सकता। आम आदमी तो विवश है भ्रष्टाचार का शिकार होने के लिए। मेरे जैसा व्यक्ति, जो मैं हृदय से नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी को घूस दूँ, लेकिन मुझे बार बार जगह जगह घूस देना पड़ता है। बिना उसके आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, आपके पास ज़मीनें हैं, राजस्व मुकदमे हैं, तो आप न्याय ही नहीं पाएंगे। अगर आप न्याय पाने के लिए भी यहाँ पैसा देना पड़ता है। अगर आप 2 मुकदमे, आपका किसी से मुकदमा चल रहा है, आपका पक्ष सही है, फिर भी आपको पैसा देना है, तब अदालत लिखेगी कि हाँ आप सही हैं, आपके पक्ष में फैसला सुनाएगी। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आप जानते हैं क्या होगा। तो मेरा कहने का मतलब, भ्रष्टाचार इस देश में नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ख़त्म किया जा सकता है। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि भ्रष्टाचार की मूसला जड़ यानी मूल जड़ कहाँ है। जब तक हम जड़ पे आघात नहीं करेंगे, जब तक हम जड़ को नहीं काटेंगे, जब तक हम जड़ को नहीं सुखाएंगे, तब तक इस देश में भ्रष्टाचार कभी नहीं मिट सकता है। आज तो ये इस कदर व्याप्त है कि संस्कार सा बन गया है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक, कह सकते हैं, मान्यता प्राप्त कर चुका है। आज भ्रष्टाचारी ही समाज में सम्मानित व्यक्तियों के नाम से जाने जाते हैं। इन प्रकार जैसे तैसे आप पैसा कमा लीजिए और पूरा समाज आपके पीछे है। ये दुर्भाग्य है किसी समाज का। हमें इसको बदलना होगा, अन्यथा समाज कहने लायक भी नहीं बचेगा भारत का समाज। तो भ्रष्टाचार का जड़ जो है राजनीतिक चंदा है। आप विश्वास करिए, मैं अनुमान लगाता हूँ, मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं जांच कर सकूँ। और देखिए इन राजनीतिक पार्टियों का, आम आदमी पार्टी भी आई थी, एक नई पार्टी, शुरू में ये दावा करती थी कि मैं अपने राजनीतिक चंदों का हिसाब ऑनलाइन रखूँगा, यानी कि पब्लिक डोमेन में रखूँगा, यानी कि कोई भी कहीं से भी ये देख सकता है कि आम आदमी पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। लेकिन कुछ ही वर्षों में वो भी बदल गई। वो भी अब ये कहना बंद कर चुकी है कि जो राजनीतिक पार्टियों का फंड है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और दुर्भाग्य देखिए और साजिश देखिए, षड्यंत्र देखिए देश के सारे नेताओं का, सारे राजनीतिक दलों का। जो भी एक बार इस मलाई को खा लेता है वो इस मलाई में हिस्सेदार बन जाता है। कोई दल आज ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि जो है राजनीतिक चंदा पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और इन भ्रष्टाचारियों ने, मैं भ्रष्टाचारी ही कहूँगा, अगर कोई
ऐसा कर रहा है तो भ्रष्टाचारी है, निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचारी है, जानबूझकर वो छुपाना चाहता है कोई काली चीज़, कोई काली करतूत। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये राजनीतिक चंदा जो है, और ये देखिए कि इन सारे नेताओं ने मिलकर षड्यंत्र करके जो है ये कानून बना रखा है कि इनके राजनीतिक चंदे का हिसाब देश की कोई संस्था नहीं मांग सकती है, सीबीआई नहीं मांग सकती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं मांग सकता है, देश की सुप्रीम कोर्ट नहीं मांग सकती है, कोई व्यक्ति नहीं मांग सकता है, ये आरटीआई के दायरे के बाहर है। यानी इनसे आप नहीं पूछ सकते हैं कि ये चंदा कहाँ से लेते हैं, वो ब्लैक है, वाइट है, कैसा नहीं है। तो कहने का तात्पर्य कि जितने बड़े टेंडर होते हैं, जितने बड़े आप कह सकते हैं कि जो लोन माफ़ी होती है, आप मान के चलिए कि इस सब में जो है 50%, 60% जो भी हो, मैं रेशियो को नहीं जानता हूं, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर किसी बड़ी संस्था को जो हज़ारों करोड़, सैकड़ों करोड़ का मुनाफा सरकारें देती हैं, उसमें चंदे के रूप में इनकी बड़ी हिस्सेदारी होती है, और वही भ्रष्टाचार की जड़ है। एसएसपी, डीएम की नियुक्ति पैसों पे होती है, विश्वविद्यालयों की बीसी की नियुक्ति पैसों पे होती है। निश्चित रूप से आप अगर किसी सरकार में किसी जिलाधिकारी की या किसी एसएसपी की, पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति शर्त पे हुई है, उसको उस 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ रुपए लिए गए हैं, तो निश्चित रूप से कि सरकार उसे छूट दे रही है कि तुम 2 करोड़ दे के जाओ भाई पार्टी फंड में, और जाके 4 करोड़ कमाओ। सीधी सी बात है, वो कमाएगा ही। तो भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? पुल के टेंडर में जो गुजरात में मोरबी में पुल गिरा है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो भी ठेके का पैसा था उसमें से वहाँ की राज्य सरकार ने, पार्टी ने, भाजपा ने चंदा लिया है, और ये हर जगह लिया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, हर जगह लिया जा रहा है ये। और जब आप किसी बड़े टेंडर में वो चंदा अपना हिस्सा आप ले लेंगे, कमीशन अपना हिस्सा अधिकारी ले लेंगे, डीएम ले लेंगे, तो भ्रष्टाचार तो होना ही होना है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है तो सर्वप्रथम सभी राजनीतिक दलों के चंदों को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम सभी देशवासियों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, जो भी देश से भ्रष्टाचार को मिटता हुआ देखना चाहते हैं, या देश से भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं कि देश एक ईमानदार देश बने। तो आप सब इसके लिए आवाज़ उठाइए। यही जड़ है, इस जड़ को काटिए। मैं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार ख़त्म होने में बहुत समय नहीं लगेगा। जब ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे तो ये नीचे वालों को भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, क्योंकि जो शीर्ष पे बैठा है जब वही राजनीतिक दल के नाम पे भ्रष्टाचार करता है, इसका कितना प्रमाण लेंगे आप, कितना प्रमाण लेंगे आप? जो भी दल सत्ता में होता है, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ से कैसे उड़ने लगता है। भाजपा की देखिए, मैंने सुना आसाम में कोई भाजपा का कार्यालय बना है जो 5 स्टार रेटिंग का होटल है, एक तरह से कह सकते हैं आप, और उसमें करीब जो है, जो मैं ध्यान दे पा रहा हूँ, 200 करोड़ रुपए में वो बना है पार्टी कार्यालय भाजपा का। भाजपा ने हर ज़िले में बड़े बड़े ऑफिस बनाए हैं। आजमगढ़ में ही भाजपा का कार्यालय देख लीजिए, करोड़ों रुपए का है। किसने चंदा दिया था? किस भाजपाई ने चंदा दिया था उसके निर्माण के लिए? किसी ने दिया था तो मुझे रसीद दिखा दे जरा कि पार्टी में उसने जो है 10,000, 20,000, 50,000, 51,000, 1 लाख का चंदा दिया हो, जिससे जो यहाँ का भाजपा कार्यालय बन गया, या सपा कार्यालय बन गया, या किसी का बन गया। मायावती जी के ऊपर पहले से ये आरोप हैं, सबके ऊपर ये आरोप हैं, सारी पार्टियों के ऊपर ये आरोप हैं। और इसका प्रमाण तो आप देख लीजिए ना, 3-4 बार से लगातार मायावती जी सत्ता से बाहर हैं। आज उनके आर्थिक हालात देखिए, बस पुराने माल जो हैं उसी भी जैसे तैसे जीवित हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं उड़ पा रहे हैं, क्योंकि 15-20 सालों से सत्ता में नहीं रही है, तो चंदे का पैसा आया नहीं है। केजरीवाल को आप देख लीजिए, नए नए राजनेता जो राजनीति को बदलने गए थे देश के, देखिए कैसे उड़ रहे हैं, यहाँ से लेके पंजाब से लेके गुजरात तक, क्योंकि वो भी अब उस खेल में सम्मिलित हो चुके हैं, चंदे वाली। तो मेरा कुल कहने का तात्पर्य है कि जब तक
राजनीतिक दलों का ये चंदा पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा। हम जानेंगे नहीं कि ये वाइट और ब्लैक का खेल क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। भ्रष्टाचार इस देश से नहीं मिटने वाला है, क्योंकि सब एक दूसरे को भ्रष्टाचार का अवसर दे रहे हैं, इसी के चलते हैं। तो आइए हम सब जो है इसके लिए आवाज़ उठाएं। राजनीति नहीं बदलेगी जब तक देश की, जब तक देश के नेता ईमानदार नहीं होंगे। क्या ज़रूरत है राजनीति को इतना बड़ा ड्रामा बनाने की? आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज टेलीविज़न का ज़माना है। ऐसे में क्या ज़रूरत है कि कोई जाके लाखों की भीड़ जुटा के तमाशा करे अपनी चंद बातें कहने के लिए? अब टेलीविज़न से कहो ना, अब सोशल मीडिया से कहो ना भाई। ये ड्रामा सिर्फ पैसे का खेल है, इससे भ्रष्टाचार के पैसे का खेल है। कई सारे परिवर्तन ज़रूरी है इस देश में। मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आखिर हमारे देश में जो राजनीति इतनी गंदी हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है, इसमें बदलाव के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं कि अगर ये चीज़ें कर दी जाएं तो काफ़ी हद तक हम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा सकते हैं। आप सर्वप्रथम आप देखिए, आपके देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इस समय जब भी चुनाव होते हैं, इस देश में चुनाव तो पूरे साल होते रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। खैर इन बातों पर डिटेल में बाद में चर्चा कीजिए। आप देखिए अपने प्रधानमंत्री को कहीं से भी लग रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज के दिनों, इन्हें सिर्फ इसमें गुजरात और वो जो है हिमाचल, दो प्रांत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों प्रांतों में चुनाव हैं। ये भाजपा के स्टार प्रचारक से अधिक कुछ आपको दिख रहे हैं ये? अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति को मतलब थर्ड पर्सन से अगर आप ये कहें कि भाई जो नहीं जानता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो राजनीतिक दलों के बारे में जानता है सिर्फ, और उसे पूछा जाए कि ये व्यक्ति कौन हो सकता है, तो वो निश्चित रूप से यही कहेगा कि ये भाजपा के स्टार प्रचारक हो सकते हैं। कहीं से वो प्रधानमंत्री नहीं दिखते हैं मुझे। तो मेरा कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम तो एक ऐसा नियम होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यानी जो लोग सरकारी राजकीय पदों पे हैं, जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आप किसी पार्टी के सदस्य नहीं रह जाने चाहिए। उनकी पार्टी की सदस्यता सस्पेंड हो जानी चाहिए, और जब तक वो व्यक्ति पद पे है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, वो अपनी पार्टी का प्रचार नहीं कर सकता है। वो पार्टी का कैसे रह गया? वो तो उसे तो कार्य सौंपा गया देश चलाने के लिए। एक बार जब बहुमत से आप जीत जाते हैं तो आप किसी पार्टी के नहीं रह जाते हैं। आप देश के 130 करोड़ जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं। जिन्होंने आपको वोट दिया, आप उसके भी प्रधानमंत्री हैं। अब भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं आप हैं। इस तरह का नियम होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आज मैं यही कहना चाहता था कि भ्रष्टाचार जो ये चल रहा है बड़े पैमाने पे, पुल गिर जा रहे हैं, सड़कें उखड़ जा रही हैं, रोज़ के रोज़ जो है एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं इस ढंग की। इन सब के पीछे राजनीतिक चंदा है। हज़ारों हज़ार करोड़ के चंदे व्यापारियों के माफ़ कर दिए जा रहे हैं। वो सब आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं से वो वापस इस चंदे में आते हैं पार्टियों के, और उसी लिए सारा खेल किया जा रहा है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। मैं आने वाले दिनों में ये राजनीतिक सुधार पे एक चर्चा करूंगा आप लोगों से। मैं एक एक करके चीज़ें बताऊंगा, 2-3 चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं। अगर सच में ईमानदारी से उन चीज़ों पे कार्य किया जाए, उन्हें कार्यान्वित किया जाए, तो निश्चित रूप से देश में एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना है। लेकिन अगर वो हो सके तो सुप्रीम कोर्ट को उसमें आगे आना पड़ेगा। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए कि ये कौन सा अधिकार है कि आपके राजनीतिक चंदे का देश आपके राजनीतिक चंदे के बारे में देश नहीं जान सकता है। ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों इसको प्रश्रय दे रहा है? सुप्रीम कोर्ट क्यों प्रश्रय दे रहा है कि ब्लैक मनी, अरबों खरबों की ब्लैक मनी का कोई हिसाब सुप्रीम कोर्ट नहीं जान सकता या देश की जनता नहीं जान सकती है?
ये तो सरासर अवैधानिक है, असंवैधानिक है। मैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होता तो निश्चित रूप से मैं सुओ मोटो लेकर जो है इस विषय पे मुकदमा चलाता और इस पे विचार करता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास ऐसे अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा कि इस प्रश्न को उठाइए आप सब कि राजनीतिक दलों के जो चंदे हैं वो पब्लिक डोमेन में आने चाहिए। पब्लिक को पता होने चाहिए कि चंदे कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, कैसे दे रहा है, ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। ब्लैक मनी है तो किससे ली गई है, वाइट मनी है तो किससे ली गई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं चुनाव सुधारों पर चर्चा ज़रूर करूँगा आप सबसे। धन्यवाद।